मौलवी शहर चौक है, रूम चौक है। कोविड मामले के लिए मेरी गिरफ्तारी हुई, मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई। उसमें जब मैंने एक पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह, उनके संबंध में जब मैंने तथ्य दिए, मैंने वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े लोगों के नाम लिए। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिंडा टाइम्स। जमीन आसमान का अंतर हो सकता है, लेकिन वो घटना उत्पातियों के झुंड की तरफ से करार दी गई थी, लेकिन ये घटना के पीछे खुद खाकी वाले साथ चल रहे थे। क्या वर्दी नहीं फाड़ूंगा, छत्तीसगढ़ पुलिस जिंदाबाद, महिला पुलिस जिंदाबाद। तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। एक व्यक्ति जिसे हथकड़ी भी नहीं कहूंगा, बेड़ियों में बांध रखा है, गले में जूते चप्पल की मालाएं हैं। ये हरकतें अमूमन आपने देखी होंगी। ये हरकत होती है कोई संगठन जो लुच्चे फंगे टाइप के संगठन है, वो किसी के से करते हैं बदतमीजी, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले ये सब कर रहे हैं। जूते चप्पल की माला, हाथ में हथकड़ी के साथ साथ बेड़ियां बांधी गई हैं, कान पकड़वा रखे हैं, और पुलिस वाले उस खास तौर पर महिला पुलिसकर्मी चल रहे हैं। मैं खुद कहता हूं, क्योंकि इसमें जिस मामले में ये आरोपी है, आरोपी कह रहा हूं मैं, जिस मामले में ये आरोपी है वो यकीनन वाकई विभत्स कर घटना थी, जहां पर एक महिला सिपाही के कपड़े फाड़ दिए गए थे, और वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। और सवाल उठा था कि इतना खौफ क्यों नहीं रहा कि इसकी हिम्मत, अगर ये इसी ने किया है तो, क्योंकि अभी आरोपी है, दोषी नहीं। आरोपी शब्द का इस्तेमाल मैं बार बार इसीलिए कर रहा हूं। इसके जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई इस अमानवीय और निंदनीय हरकत के खिलाफ मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज करूंगा। गले में जूते चप्पलों की माला, शरीर पर चोट के स्पष्ट निशान और फटे हुए कपड़े, यह दृश्य किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाला है। साहू समाज के एक व्यक्ति के साथ इस प्रकार का सार्वजनिक अपमान मैंने आज तक नहीं देखा, जो कि विष्णु देव के राज में हुआ है। इस व्यक्ति का नाम चित्र सिंह साहू है, जिसे तमनार घटना का आरोपी बताया जा रहा है, किंतु आरोपी होना किसी भी व्यक्ति की गरिमा, सम्मान और मानवाधिकारों को कुचलने का लाइसेंस नहीं हो सकता। फिलहाल ये आरोपी है, और आरोपी होने के नाते इसके साथ जो किया गया, इसीलिए मैंने कहा आरोपी शब्द का इस्तेमाल। तो इसी तस्वीर ने थोड़ा लोगों को बेचैन भी किया कि भाई क्या हो रहा है। आइए दूसरा, जब दखल राजनीति में कम हो जाए, यानी राजनीतिक दलों का जब दखल कम हो जाए और जनता अपने मुद्दों को लेकर सड़क पर आ जाए, हालांकि ऐसा पिछले कई वर्षों से देखने को नहीं मिला है, कई वर्षों से, परंतु अब ऐसा चल रहा है कि सरकार, जनता सड़क पर उतरने को मजबूर हो गई है। हालांकि सरकार तमाम मुद्दों को धता बताकर और चुनाव दर चुनाव जीतती चली जा रही है। चुनाव में जीत को ही सरकार अपनी कामयाबी मान रही है, और गोदी मीडिया तमाम मुद्दों को भुलाकर, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, भुखमरी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, सबको भुलाकर केवल ये नैरेटिव बनाने में लग जाए कि जनता का समर्थन मिल रहा है और चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, चुनाव दर चुनाव। परंतु अब कुछ हालात ऐसा बदले हैं कि जनता राजनीतिक दलों से अलग हटकर, उनके बीच में कोई राजनीतिक दल नहीं है और जनता सड़क पर आ गई है। जनता मैसेज दे रही है, जनता बता रही है कि आप चुनाव दर चुनाव बेशक जीतते चले जाइए, परंतु जो जनता के मुद्दे हैं उन पर आपको आना ही पड़ेगा। एक बार ये वीडियो जरा देखिए। चुनाव में
पैसे बांटने का दौर मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था और मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा होते होते ये बिहार तक पहुंच गया और आने वाले दिनों में ये पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल सकता है और असम में मिल सकता है और भी कई राज्यों में मिल सकता है। परंतु इन्हीं मुद्दों के सहारे जिन महिलाओं को अपना वोटर बनाने में बीजेपी कामयाब रही या सत्तारूढ़ दल कामयाब रहा, अब वही महिला सड़क पर उतर रही है और वो अपने अधिकारों के लिए और अपनी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतर रही हैं। ऐसे में सरकार चुनाव तो जीत सकती है, परंतु क्या इनकी आवाज को भी दबा सकती है? ये उत्तराखंड की महिला है। इन्होंने चेतावनी भरे स्वर में क्या कहा है, एक बार आप भी सुन लीजिए। 11 जनवरी को पूरा उत्तराखंड बंद रहेगा। एक हफ्ते का समय हमने सरकार को दिया है। एक हफ्ते के भीतर उस वीआईपीज को आप जांच के दायरे में लाइए जिनके नाम सामने आए हैं, और भी कोई वीआईपीज हैं उनको भी आप सामने रखिए। हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं अगले एक हफ्ते तक पूरे प्रदेश भर में मशाल जुलूस निकलते रहेंगे। देश में कानून का राज है, देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, ऐसा ये महिला भी बोल रही है और हम लोग भी बोलते हैं। परंतु सरकार इन कानूनों पर और क्या संविधान के तहत चल रही है? ऐसे में दो सवाल उठते हैं। क्या इस देश में जो सत्ता है उसे कोई चुनौती नहीं मिल रही है या उसे चुनौती मिलने की उम्मीद नहीं है? क्योंकि जब तमाम संस्थाएं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो और जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, जब वो सरकार के पीछे पीछे चलते हैं तो इन मुद्दों का, इन मामलों का कोई असर होता नहीं है कि जनता के मुद्दे आखिर है क्या। जनता अपने मुद्दों को लेकर जब सड़क पर उतरेगी तो कुछ ना कुछ तो परिणाम इसका निकलेगा ही। दूसरा सवाल है, इस दौर में जनता जिसे चुन रही है, यानी जनता जिसे वोट दे रही है, क्या उसी को वोट पड़ रहा है या इस दौर में वो वोट देने का या अपना कैंडिडेट चुनने का अधिकार भी जनता से छिन गया है? बड़ा सवाल यहीं से उठता है। सवाल यह उठता है कि तमाम मुद्दे होने के बावजूद, चाहे वो एसआईआर हो, चाहे वो ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें हो, इन सब के बाद अब नया मुद्दा इस सरकार को मिल गया है। यानी सरकार अब एक और नया फार्मूला उसने अपना लिया है। हालांकि लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ था, जो सूरत में लोकसभा प्रत्याशी अपने पक्ष में बैठवा दिया था, उधर इंदौर में बैठवा दिया था। अब ये दौर अब नया शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत होगी महाराष्ट्र निकाय चुनाव से। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में धन बल और ईडी सीबीआई का उपयोग करके बीजेपी और उसके सहयोगी दल करीब 64 अपने प्रत्याशियों को, कॉर्पोरेटरों को जितवाने में कामयाब रही है अनअपोज्ड, यानी उनके सामने किसी ने पर्चा ही दाखिल नहीं किया। ये हालात चलते चलते 5 राज्यों के आगामी चुनाव, यानी पश्चिम बंगाल, उसके असम, त्रिपुरा, उसके अलावा केरल सहित 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, उन चुनावों में क्या ईवीएम, एसआईआर या अब नया फार्मूला जो कैंडिडेटों को बैठाने का है वो भी कहीं लागू हो सकता है? और अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर भी बात की और तमाम उन सीटों पर बात की जिन्हें बीजेपी जीत नहीं पा रही है। ऐसे में अगर कैंडिडेटों को बैठाकर
और नियम कायदों को धता बताकर चुनाव जीतने का हथकंडा अगर बीजेपी को मिल गया है, नया फार्मूला, तो उस फार्मूले की विपक्ष के पास काट क्या है? तो क्या विपक्ष को चुनाव लड़ना छोड़ देना चाहिए? सवाल यह भी उठता है। दूसरी तरफ ईवीएम, एसआईआर और कैंडिडेट, इसके अलावा तीसरा सवाल इस दौर में चुनाव आयोग नाम जैसी संस्था, और अब वो संस्था अगर चुनाव के लिए ही जो संस्था है और चुनाव का ही की जो आचार संहिता है उसे ही लागू ना करे और एक पार्टी के समर्थन में ही खड़ी रहे, तो ऐसे में विपक्ष करेगा तो क्या करेगा? और पैसे के बदले वोट, और जो वोट मिलती है या जो पैसा बंटता है पब्लिक में, महिलाओं में, अगर वो महिलाएं इस तरह मुखर होनी शुरू हो गई है तो कहीं ना कुछ तो चिंता का विषय हो सकता है। परंतु जो पैसा प्रदेशों में महिलाओं के खातों में जाता है या पुरुषों के खाते में भी जाता है, वो आता कहां से? वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो उन उद्योगपतियों का होता है जो उद्योगपति कल उसी क्षेत्र में आकर और आप ही के संसाधनों को छीनकर अपना फायदा ढूंढेंगे। आप भूखे मर जाए या बेरोजगार हो जाए, आप सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि आपने चुनाव में पैसा ले लिया है। विपक्ष के पास पैसा नहीं है, इसीलिए वो विपक्ष चुनाव जीत नहीं सकता। पैसा लेकर आप वोट दे रहे हैं, तो उस वोट का फायदा कहीं ना कहीं, आपकी वोट का फायदा कॉरपोरेट को होगा, उन उद्योगपतियों का होगा जो आपके संसाधनों को लूटेंगे। तो आपका बोलना बंद हो जाता है। लेकिन जनता अगर सड़क पर आ रही है और इस सरकार को जीतने का ट्रम्प कार्ड मिल गया है, जो सरकार ये तय कर ले कि चुनाव जीतना ही कामयाबी की निशानी है, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। और उनका ट्रम्प कार्ड और जो विश्व गुरु का ट्रम्प कार्ड मीडिया के माध्यम से बनाया गया था, कहीं ना कहीं उस ट्रम्प कार्ड की भी अब हवा निकलनी शुरू हो गई है। पहली हवा निकली इंटरनेशनल लेवल पर, जहां ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर में या उससे पहले अपने राष्ट्रपति का जो वो होता है शपथ ग्रहण, उसमें नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया। दूसरा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें बार बार करीब 52 बार देश की बेइज्जती ट्रंप ने की। प्रधानमंत्री की बेइज्जती हो रही है तो देश की बेइज्जती हो रही है। और अब इस देश में भी हवा निकलनी शुरू हो गई है। मतलब विश्व गुरु का जो गुब्बारा था वो कहीं ना कहीं अब फटना शुरू हो गया है। यानी वो जो ट्रम्प कार्ड था, जीत का ट्रम्प कार्ड तो आपके पास है, परंतु आपके पास वो ट्रम्प कार्ड नहीं है कि आप किसी की आवाज को दबा सके। आप मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको के ऊपर बैन लगा सकते हैं, परंतु आप सोशल मीडिया पर बैन नहीं लगा पा रहे। उसी सोशल मीडिया ने उत्तराखंड से ये बवाल उठाना शुरू कर दिया है और आपकी उस विश्व गुरु की छवि को कहीं ना कहीं धूमिल कर दिया है। धूमिल ऐसा किया है कि अब महिलाएं, जिन महिलाओं को आप अपना वोटर समझते थे, वही महिलाएं अब आपके सामने आकर खड़ी हो रही है, क्योंकि उनकी बेटियों की जो इज्जत लूटी जा रही है, उनकी बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसमें आपके नेता यानी बीजेपी के नेता आते हैं और आप प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री मौन हो जाए और जनता मुखर हो जाए, तो ये उस देश के लिए अच्छे संकेत किसी कीमत पर नहीं हो सकते। लेकिन जब बलात्कारियों को शरण देकर, बलात्कारियों के दम पर सत्ता में आकर और बलात्कारियों को संरक्षण देकर, बलात्कारियों को कोर्ट से जमानत दिलवाकर, बलात्कारियों को पैरोल दिलाकर, जैसे राम रहीम को दिलवाते हैं, ऐसे लोगों को पैरोल देकर कहीं ना कहीं जनता में ये मैसेज तो जा रहा है कि ये सत्ता, ये जो पार्टी है, ये केवल सत्ता का खेल खेल रही है और इस सत्ता के खेल में जनता का कहीं ना कहीं विश्वास टूट रहा है। जनता उस विश्वास के सहारे आपके साथ नहीं खड़ी हो सकती जिसमें वो अपनी बहु बेटियों की इज्जत को भी आपके लोगों के सामने दांव पर लगा दे। ये एक तरह से उत्तराखंड की महिलाओं ने, उत्तराखंड की जनता ने ये बता दिया है
कि अब ये आपके लिए खतरे की घंटी है। आज एक प्रदेश से आवाज उठ रही है, कल दूसरे प्रदेश से उठेगी। आप पैसे देकर चुनाव जीत सकते हैं, मशीनों को मैनेज करके आप चुनाव जीत सकते हैं, SIR में वोट कटवाकर आप चुनाव जीत सकते हैं और चुनाव आयोग के सहारे आप चुनाव जीत सकते हैं, परंतु आप धीरे धीरे जनता का विश्वास खोते चले जा रहे हैं। और जिस देश की जनता अपने राजा पर भरोसा नहीं करती, वो राजा कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।